डियर स्टूडेंट, इंडियन पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल भैरव चौराहा तितिला कुशीनगर के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं धनंजय सर फर्स्ट ईयर के सेट्स के चैप्टर को आगे बढ़ाता हूँ। आज मेरा लेक्चर का दूसरा दिन है। पहले दिन मैं आपको बताया था सेट्स होते क्या है। आज आपको मैं बताऊंगा कि सेट्स को निरूपित कैसे करते हैं, समुच्चय को कैसे निरूपित करते हैं। समुच्चय का निरूपण समुच्चय का निरूपण। देखिए, समुच्चय निरूपित करने की दो विधियां प्रमुख हैं। समुच्चय को निरूपित करने की दो विधियां प्रमुख हैं। पहले विधि को हम कहते हैं रोस्टर विधि और दूसरा हमारा होता है समुच्चय निर्माण विधि। रोस्टर विधि में करते क्या है? रोस्टर विधि में अवयवों को हम सूचीबद्ध करते हैं और प्रत्येक अवयव को अलग करने के लिए एक अर्ध विराम अथवा कामा का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से जिस सेट को हम बनाते हैं तो वो हमारा रोस्टर विधि कहलाता है। रोस्टर विधि में एक चीज का और हम ध्यान देते हैं, जब भी अवयवों को एकत्रित करते हैं तो उसमें हम चीज बेसिकली ध्यान देना होता है कि बहुत सारे ऐसे अवयव होते हैं जो एक से अधिक बार आए होते हैं। उन सभी अवयवों को हम केवल और केवल एक अवयव ही मानते हैं। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल हम आपको लेके चलते हैं। जैसे हमारे पास स्कूल का एक SCHOOL है। अगर इसको हम रोस्टर विधि से डिफाइन करेंगे, दर्शाएंगे तो SCHO और L केवल हम यही दर्शाएंगे। ये ध्यान दीजिएगा कि स्कूल शब्द में ओ 2 बार आया है, लेकिन हम जब भी रोस्टर विधि द्वारा समुच्चय का निर्माण करेंगे तो उस केस में जितने भी अवयव एक से अधिक बार आए होते हैं उसको हम केवल एक ही बार लिखते हैं। और ये भी ध्यान देना होता है कि सेट के अवयवों को हमेशा मझौले कोष्टक में ही रखा जाता है। अगर आप मझौला कोष्टक नहीं लगाएंगे तो वो हमारा सेट का सवाल नहीं माना जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा रोस्टर अथवा तालिका विधि भी उसको कहते हैं, रोस्टर अथवा तालिका विधि। फिर आगे हम चलते हैं। जो दूसरा इसका रूप होता है या समुच्चय निर्माण की जो दूसरी विधि होती है उसको हम कहते हैं समुच्चय निर्माण विधि। इस विधि में हम करते क्या हैं? इस विधि में उस सेट के अवयवों का, सभी अवयवों का एकत्रित करते हैं जिनका एक सर्वनिष्ठ गुणधर्म होता है, अर्थात उनका एक विशेष गुण होता है। उसके बाहर उनके अतिरिक्त कोई गुण प्रदर्शित नहीं किए जा सकते। जैसे अगर मान लीजिए हम एक या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि उसको हम शब्द द्वारा व्यक्त करते हैं। जैसे हम ये कहें अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। अब ध्यान आपको देना होगा कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर कौन कौन होते हैं? A, E, I, O, U। अब इसके अतिरिक्त आपको अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे स्वर नहीं होंगे। तो ये हमारे समुच्चय निर्माण विधि को प्रदर्शित करते हैं। आगे हम इस चीज पे भी ध्यान देते हैं कि समुच्चय निर्माण का जब भी हम इस्तेमाल करते हैं तो अवयवों को व्यक्त करने के लिए अथवा दर्शाने के लिए एक शब्द हम यक्ष लगाते हैं। आप कुछ भी लगा सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि अगर हम यक्ष लगा रहे हैं तो आप भी यक्ष लगाएंगे। आप कोई भी एक वेरिएबल ले सकते हैं। और जैसे हम यक्ष लिखते हैं, यक्ष इक्वल टू AEIOU, ये सारे अक्षर हम लिखे हैं। ये हमारा जो नोटेशन होगा ये रोस्टर विधि कहलाएगा। अगर इसी को हमें समुच्चय निर्माण विधि में रखना होगा तो हम इसको लिखते हैं ऐसे, यक्स सच दैट यक्स, यानी कि डबल जो डॉट होता है उसको कोलन हम बोलते हैं। डबल डॉट को क्या बोलते हैं? कोलन कहते हैं। या जनरली हम आसान तरीके इसको पढ़ते हैं यक्स सच दैट यक्स सभी स्वरों का समुच्चय, सभी स्वरों का समुच्चय। तो ये ध्यान देना होता है कि यक्स सच दैट यक्स सभी स्वरों का समुच्चय, ये हमारा होता है। ऊपर वाले को हम रोस्टर विधि कहते हैं और नीचे वाले को
समुच्चय निर्माण विधि कहते हैं। इस तरह से हम समुच्चय निर्माण को दर्शाते हैं उनके अवयवों को, और ऐसे हम रोस्टर विधि के अवयवों को दर्शाते हैं। अब आगे आपको प्रश्नावली 1.1 के प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे। आगे भी जो भी दिक्कतें आएंगी सेट की थ्योरी के बारे में हम फिर उस पर आगे डिस्कस आपसे करते रहेंगे। आप प्रश्नावली 1.1 देखेंगे। प्रश्नावली 1.1 देखिए, इसमें पहला जो क्वेश्चन दे रहा है वो क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय है, अपनी उस उत्तर पुस्तिका में इसका औचित्य भी बताना है। अगर यह समुच्चय है तो किस कारण है, अगर नहीं है तो किस कारण है। ये दोनों चीजें आपको डिफाइन करनी होगी। पहला हमारा क्वेश्चन दे रहा है कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के महीनों का संग्रह। अब जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के महीनों का संग्रह अगर यह सेट है तो किस कारण से सेट है, ये आपको डिफाइन करना होगा। जैसा आप जानते हैं जे से प्रारंभ होने वाले महीने हमारे होंगे जनवरी, जून, जुलाई। इसके अतिरिक्त एक वर्ष में जे से प्रारंभ होने वाले अन्य कोई महीना नहीं होगा। यानी कि कहने का मेरा सीधा सीधा अर्थ है कि ये फिक्स है कि 3 ही मंथ ऐसे होते हैं पूरे साल में जो जे से शुरू होते हैं। तो ये इसका एक औचित्य है, इसका एक पहचान है। इस वजह से यह एक सेट कहलाएगा, इस वजह से यह सेट कहलाएगा। दूसरा हमारा है भारत में सर्वाधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। अब ध्यान दीजिएगा, पूरे भारतवर्ष में सर्वाधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह अगर हम देखें तो ये कोई जरूरी नहीं है कि भारतवर्ष में केवल 10 ही लेखक ऐसे हैं जो प्रतिभाशाली हैं। और भी ऐसे लेखक हैं जो प्रतिभाशाली होंगे अपने अपने समय के। इसका कोई एक औचित्य नहीं, अर्थात इसका कोई एक सेट नहीं बन रहा है, इसका कोई एक फिक्स मान नहीं है। इस वजह से इसको हम समुच्चय में नहीं रखते हैं, ये समुच्चय नहीं होता है। उसके बाद अगला आपका दे रहा है विश्व में सर्वाधिक या विश्व में सर्वश्रेष्ठ के बल्लेबाजों का समुच्चय। अब ये देखिए, विश्व के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों का समुच्चय हमारा परिभाषित नहीं है, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि जो सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज आज है, जैसा आपको अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे कहें कि आज के जो दौर में जो बल्लेबाज हमारे हैं वो सर्वश्रेष्ठ थे। आज से 10 ईयर पहले हम देखें तो उस दौर के भी बल्लेबाज अपने समय में सर्वश्रेष्ठ थे। तो केवल बल्लेबाजों के कुछ बल्लेबाज सर्वश्रेष्ठ हैं, इस चीज को हम आसानी से परिभाषित नहीं कर सकते। अतः यह एक सेट नहीं होगा, समुच्चय नहीं होगा। तीसरा आपका दे रहा है आपके कक्षा के सभी बालकों का समुच्चय। ये फिक्स है, ये एक डिफाइन चीज है। एक कक्षा में बालकों के समुच्चय संख्याएं निर्धारित होती हैं। नामांकन उनका हो जाने के बाद उनकी संख्या निर्धारित होती है कि एक क्लास में इतने बच्चे हैं, तो ये हमारा एक सेट कहलाएगा। उसके बाद अगला आपका क्वेश्चन है कि 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। अब देखिए, ध्यान देना होगा कि 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह एक काउंटेबल है, इसको हम गिन सकते हैं। यानी कि 1 से लेके 99 तक की सभी संख्याएं ऐसी होंगी जो 100 से कम होंगी। यानी कि 100 इज लेस देन 1 to 19। हम यह कह सकते हैं कि 1 से लेके 99 तक के सभी अंक 100 से कम है, तो यह हमारा एक सेट होगा, अर्थात यह हमारा एक समुच्चय होगा। आगे हम देखेंगे सभी समपूर्णांकों का समुच्चय। सभी समपूर्णांकों का समुच्चय। समपूर्णांक क्या है? पॉजिटिव भी होते हैं और निगेटिव भी होते हैं। पूर्णांक को हम अंग्रेजी में इंटीजर कहते हैं, उसको हम धन पूर्णांक भी कहते हैं, ऋण पूर्णांक भी कहते हैं। जैसे 0, -1, -2, -3, या फिर इसको हम लिख सकते हैं 1, 2, 3, 4 ... ये हमारे पॉजिटिव और निगेटिव दोनों इंटीजर हैं, अर्थात धन और ऋण पूर्णांक दोनों हैं। अर्थात इनका नंबर फिक्स है, अर्थात एक श्रेणी के अंतर्गत है, समुच्चय के अंतर्गत आते हैं। अगला हमारा है मुंशी प्रेमचंद्र, जो भारतवर्ष के लेखक हैं। मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। देखिए,
नाम दे दिया है किस लेखक के द्वारा लिखित उपन्यास, मुंशी प्रेमचंद्र के। और जो मुंशी प्रेमचंद्र के उपन्यास होंगे वो फिक्स हैं, जितने लिखे गए हैं वो सारे चीजों को आदमी जानता है, अर्थात गबन गोदान के संबंध में जो बात किया जा रहा है, तो ये एक सेट होगा। अगला हमारा दे रहा है इस अध्याय में, जो अध्याय आप पढ़ रहे हैं, इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। अब देखिए इस अध्याय के प्रश्न निश्चित हैं, इस अध्याय के प्रश्नों को हम गिन सकते हैं, इस वजह से यह सेट कहलाता है। और अगला है विश्व में सर्वाधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। अब आप ये भी जानते हैं कि विश्व में सर्वाधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह काउंटेबल नहीं है, कोई जरूरी नहीं कि कौन सा जानवर कितना खतरनाक है, ये काउंटेबल नहीं है, अतः यह सेट नहीं कहलाएगा। अब आगे आपका क्वेश्चन नंबर 2 आता है। इसमें दे रहा है कि ए एक सेट है जिसमें हमारे अवयव दे रहा है 1 2 3 4 5 6। यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसको मझोले कोष्टक में रखा गया है और प्रत्येक अवयव के बीच अर्धविराम हम लगाए हैं, तो ये चीजें जरूरी होंगी तभी आपका सेट कहलाएगा, वरना सेट नहीं कहलाएगा। ये दे रहा है एक समुच्चय हमारा ए है, 1 2 3 4 5 6 ये अवयव रखे गए हैं। इसमें कह रहा है कि रिक्त स्थान में उपयुक्त प्रतीक, यह प्रतीक आप जानते हैं सम्मिलित होने का है और यह सम्मिलित नहीं है को दर्शाता, अर्थात इसको हम कहते हैं बिलोंग टू और इसको कहते हैं डज नॉट बिलोंग टू। अर्थात यह प्रतीक उस चीज के लिए प्रदर्शित करते हैं जिसमें वो चीजें सम्मिलित होती हैं और यह उसके लिए प्रदर्शित होता है जिसमें वो चीज सम्मिलित नहीं होता। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 पे। दे रहा है 5, बीच में खाली स्थान है, उसके बाद ए लिखा है, इसका मतलब यह दर्शाना है हमको कि कौन सा इसमें चिन्ह। अब ऊपर आप देखिए जो ए के अवयव है, यहाँ हम बगल में लिख ले रहे हैं, ए के अवयव 1 2 3 4 5 6, ये सारे हमारे ए के एलिमेंट हैं, ए के एलिमेंट हैं। अब देखिए क्या 5 इस पूरे सेट में कहीं आया है, तो देखिए 5 हमारा पूरे सेट में आया है, इस वजह से इसके लिए हम कौन सा चिन्ह का प्रयोग करेंगे, ये वाला। आगे नीचे हमारा दूसरा जो क्वेश्चन दे रहा है वो 8 दिया है और उसके बाद खाली स्थान है, फिर ए दिया है। क्या इस पूरे ए के सेट में कहीं 8 मिला आपको? कहीं नहीं 8 नजर आ रहा है। जब 8 कहीं नहीं नजर आ रहा है तो इसके लिए हम कौन सा चिन्ह लगाएंगे, डज नॉट बिलोंग टू का। और फिर अब आ रहा है 0, 0 भी हमारा एक सेट में कहीं नहीं नजर आ रहा है, इस वजह से यहाँ भी हम वही चिन्ह लगाएंगे डज नॉट बिलोंग का। फिर अगला हमारा क्वेश्चन है, इसमें 4 दिया है और देखिए जो हमारा सेट ए मिला है, ए में 4 हमारा उपस्थित है, इस वजह से इसके लिए हम चिन्ह का प्रयोग करेंगे बिलोंग टू का। और फिर 5वां क्वेश्चन जो दिया है इसमें दे रहा है 2, फिर खाली स्थान है, फिर ए दिया है। आप देखिए जो हमारा सेट ए है उसमें 2 बिलोंग कर रहा है, अर्थात 2 सम्मिलित है, इस वजह से यहाँ हम चिन्ह बिलोंग टू का लगाएंगे। और जो नीचे दिया है 6वां क्वेश्चन वो 10 लिख रहा है और 10 देखिए इस पूरे सेट ए में कहीं नहीं 10 आया है, इस वजह से इसके लिए हम चिन्ह का प्रयोग करेंगे डज नॉट बिलोंग टू। अब आगे आपका क्वेश्चन नंबर 3 दे रहा है कि निम्न समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। आप देखिए समुच्चय आपके सामने में है, x a इक्वल टू x सच दैट x एक पूर्णांक है और -3 लेस देन x लेस देन 7, माने x का जो भी मान होगा वो ऋण 3 से बड़ा होगा और 7 से छोटा होगा, उसको हमें रोस्टर रूप में लिखना है। आप जानते हैं ये जो समुच्चय आप देख रहे हैं ये समुच्चय के रूप में निर्मित है, अब इसको हमें रोस्टर रूप में लिखना है। और पहला हमारा जो आंसर होगा पहले का, उसमें देखिए ऋण 3 से बड़ा और 7 से कम सभी चीजों को हम रखेंगे, ऋण 3 से बड़ा और 7 से कम। आप जानते हैं ऋण 3 से बड़ा और 7 से कम कौन कौन होंगे, -2 होगा, -1 होगा, 0 होगा, 1 2 3 4 5 6, ये हमारा हो जाएगा रोस्टर निर्माण विधि। अर्थात फर्स्ट जो सवाल नंबर पहला है उसके समुच्चय निर्माण को हम रोस्टर निर्माण में ऐसे बदल देंगे। अब दूसरा हमारा दे रहा है x सच दैट x संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या। अब 6 से कम जितनी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, ठीक ना, उसको हम दर्शा देंगे। 6 से कम जितनी प्राकृतिक संख्याएं होंगी कौन कौन होगा, 1 2 3 4 5 हो जाएगा, ये हमारे 6 से कम प्राकृतिक संख्याएं हैं। तीसरा आपका दे रहा है
यक्स सच दैट यक्स, दो अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जिसके अंकों का योगफल 8 है, यानी कि दो अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्याएं हमको सेलेक्ट करना है जिनको यदि हम ऐड करें या जोड़ें तो उनका योगफल 8 है। जनरली आप देखेंगे तो कौन कौन नंबर होंगे, आप देखेंगे तो कौन कौन नंबर होंगे, 1 और 7 हो जाएगा। ऐसे देखिए हम बनाते चलेंगे, यानी कि 1 7, फिर यदि 2 और 6 हम ऐड करेंगे तब भी हमारा 8 मिलेगा, फिर हमारा आएगा 3 5, तब भी हमारा 8 मिलेगा, फिर आएगा हमारा 4 4। ये सारे नंबर्स ऐसे हैं जिनको हम ऐड करेंगे तो ये चीजें हमको मिलती जाएगा। फिर यहाँ से रिवर्स होंगे, हम रिवर्स माने उल्टा लिखेंगे, 4 4 के बाद 5 5 3, फिर 6 2 और फिर 7 1। इतने ऐसे नंबर्स होंगे जिनको हम आसानी से यदि ऐड करेंगे तो इनका मान हमारा, एक नंबर और हम लिख सकते हैं 8 और 0 का, 8 और 0 का, इसको भी हम ऐड करेंगे तो ये सारे नंबर्स इनका जो योगफल मिलेगा 7 1 का 8 होगा, 6 2 का 8 होगा, 3 5 का 8 होगा, 4 4 को ऐड करेंगे तो 8 होगा, 5 3 8 होगा, 6 2 8 होगा, 7 1 8 होगा ऐड करेंगे तो, और 8 0 को ऐड करेंगे तब भी 8 मिलेगा। तो इसका जो रोस्टर निर्माण होगा वो इस रूप में होगा। शेष स्टूडेंट आगे इसी तरह के प्रॉब्लम्स आपको मिलेंगे, आप उनको हल करते जाइएगा। जो भी दिक्कत होगी वो कमेंट्स में भेजिएगा, क्वेश्चन का जो भी दिक्कत होगा उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और अगला लेक्चर अगली प्रश्नावली से फिर शुरू किया जाएगा।